हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला के पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। इससे जस्ट जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्लांक ऑसिलेटर, प्लांक दोलित्रों की औसत ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया था हमने। ई बार इज इक्वल टू एस न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एस न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यानी अगर प्लांक ऑसिलेटर है, अगर वो न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो उसकी औसत ऊर्जा का व्यंजक हमने ये कैलकुलेट किया था। फिर इसमें एक केस हमने ये भी पढ़ा था कि एस टेंस टू 0 वाले केस में जो ई बार था वो के टी को अप्रोच हो रहा था। इसका मतलब प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है एस टेंस टू 0 वाले केस में वो जो क्लासिकल सिद्धांत है जिसको हमने, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मैक्सवेल के ऊर्जा समविभाजन के सिद्धांत के आधार पर ई बार का मान वो के टी होता है, तो एस टेंस टू 0 में जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है इसका जो रिजल्ट है वो क्लासिकल जो प्रिंसिपल था जो ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत था उसको अप्रोच करता है। अब इस क्लास में हम प्लांक के विकिरण नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लांक ने जो विकिरण नियम दिया था वो क्या था। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम। इसमें इसको डेराइव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले प्लांक दोलित्रों की औसत ऊर्जा। प्लांक के अनुसार प्लांक दोलित्र, प्लांक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा। तो प्लांक ने ये कहा था कि प्लांक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा ई बार इज इक्वल टू एस न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एस न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, हमने जो रेले-जीन्स का विकिरण नियम पढ़ा था, रेले-जीन्स के विकिरण नियम में जो अप्रगामी तरंग सिद्धांत बनने का कंसेप्ट हमने माना था, वहाँ हमने ऐसा कंसिडर किया था कि 0 से न्यू आवृत्ति के मध्य दोलनों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो हम ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था। हमने इसको nx माना था, इसको ny माना था, इसको nz माना था। फिर n इज इक्वल टू 2a न्यू बाई सी, रेडियस का हमने एक स्पीयर खींचा था। फिर कहा था कि 0 से न्यू परास में दोलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए n की केवल वही वैल्यू, मतलब nx, ny और nz की केवल वही वैल्यू कंसिडर कर रहे थे जो पॉजिटिव थी। तो केवल पॉजिटिव थी, इसका मतलब इस पूरे स्पीयर का ये वाला पार्ट ही कंसिडर कर रहे थे जिसमें तीनों पॉजिटिव थे। इसका मतलब ये जो पार्ट था इसका वॉल्यूम टोटल स्पीयर के वॉल्यूम का 1/8 पार्ट था। तो हमने इसका वॉल्यूम ऐसे कहा था 1/8 इंटू 4/3 पाई, रेडियस इसकी n है तो n3, इस टाइप से डिफाइन किया था। फिर n को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया था तो ये वाला न्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो ये दोलनों की संख्या या कंपन विधाओं की संख्या थी 0 से न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में। फिर न्यू से अगर न्यू प्लस डी न्यू में कैलकुलेट किया था हमने, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया था और डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू लिखी थी वो थी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में। फिर ऐसा कंसिडर किया था कि कंपन की या ध्रुवण की 2 अवस्थाएं होती है, इसलिए हमने टोटल मान के इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। फिर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया था, तो वहाँ से अपना पर यूनिट वॉल्यूम में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ रहे थे 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ये हमने पहले सोल्व किया हुआ है, इसको हम यहाँ डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब आवृत्ति
परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन में दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, दोलनों की संख्या, इसको मैं लिख रहा हूँ एन न्यू डी न्यू। तो ये हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब अपने पास प्लांक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा आ गई और किसी परास में दोलनों की संख्या आ गई, तो हम अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये जो आवृत्ति परास है न्यू और न्यू प्लस डी न्यू, इसमें कृष्णिका के द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा। आवृत्ति परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व आवृत्ति परास के लिए तो मैं इसको नाम दे रहा हूं यू न्यू डी न्यू। तो ऊर्जा घनत्व जो होगा वो हो जाएगा दोलनों की संख्या उस परास में प्रति एकांक आयतन में इनटू एवरेज एनर्जी। इसका मतलब ये जो ऊर्जा घनत्व होगा वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अपने को मिल जाएगा। तो बनेगा यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू इनटू ये वैल्यू हो जाएगी एच न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई रेज टू पावर 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 और साथ में आ जाएगा डी न्यू। इसको दे दूं मैं इक्वेशन थर्ड। ये आ गई ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो होगा, ये फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन थर्ड के द्वारा दिया जा रहा है वो कहलाएगा प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक्स रेडिएशन लॉ। अब इसमें हमने फ्रीक्वेंसी की बात की है, इसका मतलब ये आवृत्ति परास के लिए होगा, ये फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए प्लांक का विकिरण नियम वो दिया जाएगा इस इक्वेशन थर्ड के थ्रू। इसी फॉर्मूले को हम तरंगदैर्ध्य परास में कैलकुलेट करना चाहें तो हम जानते हैं सिंस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, डिफरेंशिएट करूं तो डी न्यू इज इक्वल टू -c अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आ रही है इसमें न्यू की जगह c अपॉन लेमडा और डी न्यू की जगह हो जाएगा c अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। माइनस साइन तो यहाँ ये रिप्रेजेंट करा है कि न्यू और लेमडा का जो रिलेशन है अपोजिट है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू वहाँ पुट करूँ मैं इक्वेशन थर्ड में तो इक्वेशन थर्ड मॉडिफाई हो जाएगी और वो लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें न्यू को मैं लेमडा से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब। न्यू क्यूब की जगह हो जाएगा सी क्यूब अपॉन लेमडा क्यूब, फिर 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच, न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा के टी -1,
फिर डी न्यू की जगह हो जाएगा सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। आगे सोल्व करने पर यू लेमडा डी लेमडा बनेगा 8 पाई एच, सी क्यूब कैंसिल हो गया, एक सी बच गया, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा रेज टू पावर 5 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 डी लेमडा। इसको दे दो इक्वेशन 4। ये फिर प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम। अब ये होगा वेवलेंथ रेंज में, यानी तरंगदैर्ध्य परास में ये प्लांक का विकिरण नियम हो गया। इस प्रकार समीकरण 3 और समीकरण 4 जो दोनों हैं वो प्लांक के विकिरण नियम को प्रदर्शित करते हैं। एक आवृत्ति परास के लिए हो गया और एक हो गया तरंगदैर्ध्य परास के लिए। अब अगर इन्हीं नियमों को, इन्हीं फॉर्मूलों को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये जो विकिरण नियम है वो क्या कृष्णिका के पूरे स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाएगा या नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि रेले जीन्स के नियम जो हमने पढ़ा था वो केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए एप्लीकेबल था, वीन वाला था वो केवल निम्न तरंगदैर्ध्य परास के लिए। तो इसका अगर हम प्लॉट करें, जैसे इसका प्लॉट कर रहा हूं मैं, इधर कंसिडर कर लूं यू लेमडा तरंगदैर्ध्य परास के लिए, इधर लेमडा कंसिडर कर लें, तो जो ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे विकिरण नियम के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लेमडा वाला कंसिडर किया, मतलब इक्वेशन 4 के बेसिस पे अगर ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। सपोज ये टेम्परेचर T1 हो गया, फिर किसी दूसरे टेम्परेचर पे T2, फिर किसी तीसरे टेम्परेचर पे T3। यहाँ टेम्परेचर T3 बड़ा है, T2 उससे छोटा है, T1 सबसे छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं इस ग्राफ का जो पीक है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है। ये ग्राफ आए प्लांक के विकिरण नियम के अकॉर्डिंग। ये ग्राफ ठीक वैसे ही आ रहे हैं जैसे कृष्णिका के लिए एक्सपेरिमेंटल कर्व आ रहे थे, वो भी ठीक ऐसे थे। इसका मतलब इन ग्राफ के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि प्लांक का जो विकिरण नियम है वो कृष्णिका के पूरे स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकता है। अब जैसे ये पढ़ा था हमने पहले कि रेले जीन्स का विकिरण नियम है, उसमें इस टाइप का आ रहा था, इसका मतलब रेले जीन्स वाला है वो तो केवल दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए सही था। वीन का विकिरण नियम आ रहा था, ये वीन का था, वो केवल लघु तरंगदैर्ध्य के लिए सही आ रहा था। जबकि प्लांक का जो विकिरण नियम है वो निम्न और दीर्घ दोनों तरंगदैर्ध्य परास के लिए कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की पूर्णतः व्याख्या कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि कृष्णिका के स्पेक्ट्रम की संपूर्ण व्याख्या के लिए प्लांक का जो विकिरण नियम है वो एप्लीकेबल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर ये प्लांक का विकिरण नियम पूरे स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए एप्लीकेबल है तो इसका मतलब अगर इसको केवल निम्न तरंगदैर्ध्य परास के लिए अप्लाई किया जाएगा तब तो ये वीन के विकिरण नियम में कन्वर्ट होना चाहिए, और अगर इसको दीर्घ तरंगदैर्ध्य परास के लिए लागू किया जाएगा तो ये रेले जीन्स के विकिरण नियम में कन्वर्ट होना चाहिए। यानी नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार वीन के विकिरण नियम की सहायता से किस प्रकार प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स का विकिरण नियम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।